हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेरी भी आया था, सर केस स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, उसको आंसर कैसे करना है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो आज वो आपके सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस वीडियो के थ्रू हम लोग दो चीज़ें समझेंगे। एक, आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर एक तो कैसे आएगा, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आपको केस स्टडी के आंसर्स को कितना लेंदी, कितना शॉर्ट, कैसे आंसर करना है, कैसे कर रहे हैं सर, हमको कंफ्यूजन हो रहा है, कितना आंसर लिखे, समझ में तो आ रहा है लेकिन उसको लिखने का तरीका कैसे है। तो आज का ये वीडियो जो है आपको क्या देखना है, इस एस्पेक्ट के ऊपर देखना है। मैंने नवंबर 2019 का पेपर लिया है, जो लास्ट हुआ था पेपर फाउंडेशन का, लॉ का। उस पेपर के पैटर्न को मैं आपको समझा रहा हूँ और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसे उनका आंसर इंस्टीट्यूट ने दिया है कि ये आंसर उनको चाहिए। अब उसमें आप थोड़ा कम लिखा, हल्का फुल्का, तो वो चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको अब ध्यान से देखना, नवंबर 19 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करके समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, नवंबर 19 के इस पेपर के अंदर जो बिजनेस लॉ वाला पोर्शन है पहला, ठीक है, वो सेक्शन ए होता है आपका, और उसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो करना कंपलसरी है, ठीक है, और बाकी 4 क्वेश्चंस करने हैं आपको 5 में से। मतलब क्वेश्चन कितने आएंगे, क्वेश्चन आएंगे 1 से लेके 6। 1 कंपलसरी हो गया, ठीक है, वो करना ही करना, उसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और 1 कितने मार्क्स का होता है, 1 होता है आपके 12 मार्क्स का, ओके। उसके बाद 5 क्वेश्चंस और आएंगे, 2 3 4 5 6, ओके। उनमें से आपको क्या करना है, उनमें से आपको कोई भी कितने करने हैं, कोई भी 4 क्वेश्चंस और करने हैं, ठीक है। चाहे आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करो, सेकंड छोड़ दो, थर्ड, फोर्थ, वो ऑप्शन है आपके ऊपर। आपको ऑप्शन दिया है कि आप एक स्किप कर सकते हो क्वेश्चन। समझ गए मेरी बात। और वो जो क्वेश्चंस होंगे, जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चंस है, वो सब सब सारे के सारे कितने मार्क्स के हैं, वो भी 12 मार्क्स के। मतलब इन टोटल आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 5 क्वेश्चंस करने हैं, 12 मार्क का हर एक क्वेश्चन है। तो टोटल 60 मार्क का आपका पेपर लॉ का कवर हो जाएगा, और 40 मार्क्स आपका है ही बाकी पोर्शन, है ना। अब देखो, जैसे नवंबर 19 का पेपर था, उसमें पहला क्वेश्चन आया, क्या कंपलसरी क्वेश्चन है, और उसमें 2 केस स्टडीज है और एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, और सब लोग, आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ोगे, मन में आंसर एक बार फ्रेम कर लेना, आपको आ जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है ढंग से तो आपको आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स को वॉलेट मिला, पर्स मिला रेस्टोरेंट के अंदर। उसने, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसी को दूसरे का क्या मिला है, पर्स मिला है। मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया एक तरह से, अगर आपने दूसरे का क्या ले लिया है, पर्स उठा लिया है। अब इसमें केस पढ़ो आगे। उसने सारे कस्टमर्स जो वहां मौजूद थे रेस्टोरेंट में, उनसे पूछा कि यह पर्स आपका है क्या, आपका है क्या, लेकिन किसी का भी नहीं था, तो ट्रू ओनर नहीं मिल पाया, असली मालिक नहीं मिल पाया। उसने वो पर्टिकुलर पर्स हैंड ओवर कर दिया किसको, मैनेजर को, वहां के रेस्टोरेंट के मैनेजर को, और बोला कि जब तक ट्रू ओनर ना मिल जाए ये रखना। एक हफ्ते बाद वो वापस गया रेस्टोरेंट और उसने पूछा ये असली मालिक मिला क्या, मैनेजर को पूछा। मैनेजर ने उसको बोला नहीं, असली मालिक तो नहीं मिला। तो एक्स ने बोला लाओ मुझे दे दो पर्स अभी, पर मैनेजर ने रिफ्यूज कर दिया एक्स को वापस बोलने से, बोला ये तुम्हारा है ही नहीं तो तुमको क्यों दूं मैं। तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत बताना है कि क्या एक्स जो है वो पर्स रिकवर कर सकता है क्या मैनेजर से। अब देखो, याद करो, सीधा कॉन्सेप्ट था हमने बिल्कुल, और यही केस अपन ने थोड़ा एंगल चेंज करके पढ़ रखा है ऑलरेडी। मैंने जो आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको इसी एंगल से दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक है, और सेम एग्जाम्पल लगभग सेम ही था। आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहला तो आपको क्या सेक्शन याद है उस पॉइंट का, याद है तो मेंशन करना है, नहीं याद है तो सीधे क्या लिखना, एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और अगर याद है तो आपको स्पेसिफिकली सेक्शन 71 का नाम लिखना है कि सेक्शन 71 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट यहां पर पूछा गया। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखना है एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप चाहो तो ऐसी हेडिंग बना के भी लिख सकते हो कि फर्स्ट प्रोविजन आपने लिख दिया, और आप चाहो तो सीधे ही प्रोविजन का वर्ड हटा लिखने के बजाय सीधे टॉपिक का नाम लिख दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। यह आंसर इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स हैं जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो मतलब ऐसा लिखोगे तो बहुत बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा मोल्ड भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो सेक्शन 71 बता दिया। अब आप सेक्शन 71 को एक्सप्लेन करो कि क्या प्रोविजन आप एक्सप्लेन करना चाहते हो। तो आपको वही लैंग्वेज लिखनी है, थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हो कि एक
पर्सन जिसको गुड्स मिलते हैं किसी और के, वो उसको अपनी कस्टडी में रख सकता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसी ही होगी जैसी किसकी होती है, बताया था ना, बेली की, अमानतकर्ता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो की वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी है। आपको उन गुड्स का क्या रखना है, प्रॉपर केयर रखना है उन गुड्स का, जैसे एक आम आदमी, नॉर्मल समझ वाला आदमी रखता। आपको उन गुड्स को बेचना नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं करना है आगे, और अगर असली मालिक जब तक नहीं मिलता है आप उन गुड्स को अपने पास क्या करके रखोगे, होल्ड करके रखोगे, और असली मालिक जैसे मिल जाएगा आप उसको रिस्टोर कर दोगे, उसको दे दोगे वापस गुड्स, ठीक है। तो तब तक आप ही सर्वोच्च मालिक हो। किसके बाद, असली मालिक के बाद, जो जिसको मिला है ना फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, वो ही उस गुड्स का एक तरह से ओनर है। कब तक, जब तक ट्रू ओनर न मिल जाए, और उसका अधिकार बाकी सारी दुनिया से ऊपर है। ट्रू ओनर का सबसे ऊपर है, जब तक ट्रू ओनर नहीं मिलता तब तक ट्रू ओनर का सबसे ऊपर है। उसके बाद सारा अधिकार किसके पास होगा, उस फाइंडर के पास। इसीलिए लिखा भी है कंक्लूजन, ठीक है, इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन द मैनेजर मस्ट रिटर्न द वॉलेट टू एक्स सिंस एक्स इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द वॉलेट फाउंड अगेंस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। और सेम केस मैंने नोट्स में भी दे रखा था आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा आंसर। आप चाहो तो यहां पर कंक्लूजन वर्ड लिख सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इस तरह से आंसर देना, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना है, टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, और जो पूछा है उसका जवाब लास्ट लाइन में। देखो पूछा क्या था, कैन एक्स रिकवर इट फ्रॉम द मैनेजर, ठीक है, कैन एक्स रिकवर इट फ्रॉम द मैनेजर, तो आपको जवाब लिखना है यस एक्स कैन रिकवर। देखो लिखा है ना, मैनेजर मस्ट रिटर्न द वॉलेट टू एक्स, और क्यों रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्स के पास ये अधिकार है कि वो रिटेन कर सकता है उस वॉलेट को, किसके अगेंस्ट, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। ट्रू ओनर आ गया तो उसको देना पड़ेगा, बाकी वो होल्ड करके अपने पास रख सकता है। आया समझ में किस तरह से आंसर लिखना? अभी खूब प्रैक्टिस करेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, आपको आइडिया भी लग जाएगा, ठीक है। और कैसा आ रहा है एग्जाम का पेपर वो भी लग जाएगा, कोई टफ नहीं है, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से। बी, मिस्टर अनिल, कंपनी का क्वेश्चन है, ठीक है, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है। मिस्टर अनिल ने एक ओपीसी बनाई, कब बनाई, 16 अप्रैल 2018 को, फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स वो बना रहे। उस पर्टिकुलर ओपीसी का टर्नओवर, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर के 18-19 का, मतलब 31 मार्च 2019 जो ईयर एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का उनका टर्नओवर हो गया कितना, 2 करोड़ 25 लाख, मतलब 2.25 करोड़ उनका टर्नओवर है। अनिल का फ्रेंड है सुनील, सुनील बोल रहा है यार मेरे को तेरी ओपीसी में इन्वेस्ट करना है, तो तू एक काम कर, इसको कन्वर्ट करा ले किसमें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ठीक है, ताकि मैं भी शेयर होल्डर बन जाऊं। बाकी तो ओपीसी में एक ही ओनर है ना, मैं भी ओनर बन जाऊं, मैं भी शेयर होल्डर बन जाऊं, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट कर दे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। सवाल ये, क्या अनिल अपनी ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है, जबकि बनी वो कब है, बनी वो इसी साल है, ठीक है, 2018 में बनी है, और आप चाहते हो कि 2019 के बाद, 31 मार्च के बाद उसको कन्वर्ट कर दो, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आपको एक बार कहाँ जाना पड़ेगा, ओपीसी के कॉन्सेप्ट पे। अब ओपीसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता था आपको, मतलब आपको मैं वैसा बता रहा हूँ जैसे आपको एकदम से इमीडिएटली क्लिक करेगा कि सर मेरे को ध्यान आ रहा है कि ओपीसी में तो सर 2 साल तक आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपने बनाई ओपीसी है तो 2 साल रुकना पड़ेगा। लेकिन सर मुझे ये भी याद आ रहा है कि एक फंडा और था कि अगर टर्नओवर या कुछ इनकम बढ़ जाए, ठीक है, तो आप 2 साल पहले भी कन्वर्ट कर सकते हो, एक स्लैब से ऊपर हो जाए, 50 लाख से ऊपर हो जाए या 2 करोड़ से ऊपर हो जाए तो आप कर सकते हो। तो वही बस याद आया आपको। अब आपको दोनों चीजें लिखनी है, तो कैसे आंसर लिखा है देखो, हम चाहे तो प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस, कंक्लूजन ऐसे करके भी लिख सकते हैं, और नहीं तो बहुत सिंपल रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा ऊपर जाने की या बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर देखो बहुत सिंपल लिखा हुआ है बी का, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 7 ऑफ रूल 3, ठीक है। अब इतना तो देखो याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता है तो आपको तो सिंपल लिखना है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, या कंपनी रूल्स, ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट नहीं कर सकती वॉलंटरीली किसी भी दूसरी कंपनी में जब तक 2 साल नहीं हो जाते उसको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। लेकिन उसमें वापस एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कब, जब जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब जो लिमिट सीमा फिक्स कर रखी है कि अगर पेड अप शेयर कैपिटल उसकी 50 लाख से ऊपर निकल जाए या एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ऊपर निकल जाए, तो आप 2 साल में भी क्या कर सकते हो, 2 साल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो वॉलंटरली। तो प्रोविजन लिख दिया हमने, तो ये वाला पॉइंट जो हो गया, ये तो हेडिंग से अगर आप चाहो तो हेडिंग हो गई प्रोविजन की, ठीक है। अब आगे देखो इसका आंसर, अब फैक्ट्स ऑफ द केस आ गए, ठीक है, आप चाहो तो ऐसा लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इन द इंस्टेंट केस अनिल ने ये किया, ठीक है,
फिर यहां तक आपका पॉइंट आ गया, ओके, कहां तक, ये फैक्ट्स ऑफ द केस आ गए, ओके। और फिर लास्ट में इन्होंने बताया भली 2 साल यहां खत्म नहीं हुए, एनालिसिस किया 2 साल यहां खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन क्या हो रहा था, आपका एवरेज टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से एक्सीड कर गया। हेंस कंक्लूजन में यह आ गया मिस्टर अनिल कैन कन्वर्ट द ओपीसी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अलोंग विद सुनील। ये आपका कंक्लूडिव आंसर, कंक्लूडिंग आंसर ये हो गया। आ रही है बात समझ में ना? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अगर आप लॉजिक समझोगे ना चीज़ों का तो आंसर बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर ये वाला? तीसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने आपको बोला 50-50% चलता है, आधे क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलेंगे, आधे क्वेश्चंस इनडायरेक्ट मिलेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपको ध्यान में रखने जब आप सेल कर रहे हो अनअसर्टेन गुड्स की, ठीक है। तो अनअसर्टेन गुड्स की सेल करते समय आपको पूरे का पूरा प्रोविजन मैंने बता रखा है, नोट्स में दे रखा है, ठीक है, कि आपको ये देखना है कि अनअसर्टेन गुड्स हैं, ठीक है, वो डिलीवरेबल स्टेट में है कि नहीं है, बायर की कंसेंट है अगर सेलर बेच रहा है और सेलर की कंसेंट है, बायर एक्सप्रेस, बहुत सारे पॉइंट है दे रखे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको केस स्टडी समझा रहा हूँ। अब जैसे क्वेश्चन 2 पूरा ही क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब जिन लोगों को लगता है कि यार सर हमें केस स्टडीज में थोड़ा दिक्कत है, डायरेक्ट क्वेश्चन अटेंड कर लो, एक क्वेश्चन स्किप कर सकते हो वैसे भी आप। तो क्वेश्चन 2 कितना इजी है, देखो कंसिडरेशन के क्या पूछा है, रूल्स, एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। कंसिडरेशन वही एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर होनी चाहिए, ठीक है, याद आया, एडिक्वेट होना जरूरी है नहीं है, मैंने टेस्ट में भी आप लोगों को बताया था जिन लोगों ने टेस्ट दिए। अगला, discuss the conditions under which LLP will be liable and will not be liable for the acts of the partner। पार्टनर के द्वारा किए गए कार्यों के लिए LLP कब लायबल होगी और कब लायबल नहीं होगी। ये 2 क्वेश्चन थ्योरी है, आंसर देख लो। पहला वाला सिंपल है, कंसिडरेशन की डेफिनेशन दे दी और सारे के सारे वही पॉइंट है, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मे मूव फ्रॉम प्रोमिस इन अदर पर्सन, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी हो सकती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको बता रखे हैं। आप अपनी नोट्स में, अपनी बुक्स में रेस्पेक्टिव जो भी हैं आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरा, किस कंडीशन में LLP लायबल होगी और किस कंडीशन में LLP लायबल नहीं होगी, याद है। LLP लायबल तब होती है जब उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, ठीक है, उसके पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, ठीक है, ओमिशन किया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब LLP की अथॉरिटी के साथ कुछ काम हुआ है, भले वो गलत किया है पार्टनर ने, लेकिन LLP की अथॉरिटी थी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में था, तो LLP लायबल होगी। लेकिन अगर पार्टनर के पास अथॉरिटी थी नहीं तो LLP लायबल नहीं होगी, ठीक है। या फिर जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया उस पार्टनर के साथ को मालूम है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इसके पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, या उसको मालूम ही नहीं है कि ये पार्टनर है, सेम पॉइंट है, थ्योरी अपन ने बिल्कुल अच्छे से याद कर रखी है, वो पॉइंट यहाँ पर आएंगे। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी है वही, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें भी इंटरनल ऑप्शन भी है कि आपको एक तो छोटा सा 2 मार्क का पूछा है कि कंटिन्यूइंग गारंटी कब खत्म कर सकते हो, और एक पूछा है गुडविल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। दोनों में से एक आंसर आपको करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 4 मार्क का कि इंसॉल्वेंसी अगर हो जाती है किसी पार्टनर की, अपन ने पढ़े थे डेथ हो जाती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो क्या इफेक्ट होगा, वो इसका क्वेश्चन है। मैं मेन फोकस कर रहा हूँ सी क्वेश्चन पे, क्योंकि वो कौन सा क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, हमको पहले उस पर फोकस करना है, ठीक है। ये सेशन ही अपन केस स्टडी के ऊपर ही प्राइमरी ले रहे हैं। मैं आपको एक साथ साथ ये भी बताता जा रहा हूँ कि एग्जाम का पैटर्न क्या रह रहा है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ना सब लोग ध्यान से, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको आ जाएगा आराम से। मिस्टर सोनूमल एक वेल्दी इंडिविजुअल है ना, एक अमीर आदमी है, उसने लोन दिया है 80,000 का दातूमल को। कब दिया, 26/2/2019 को, ठीक है, उसने लोन दिया 80,000 का, एक सोनूमल ने लोन दिया दातूमल को। बोरोवर जो है मिस्टर दातूमल, उन्होंने मांगा फर्दर लोन कि आप मुझे 1.5 लाख रुपए और दे दो लोन में। सोनूमल अग्रीड बट प्रोवाइडेड द लोन इन डिफरेंट डेट्स। 1.5 लाख दिया तो सही लेकिन एक साथ नहीं दिया, उसने 1 लाख तो दिया 28/2/2019 को और बाकी 50,000 दिया 3/3/2019 को। अब इस क्वेश्चन का आपको बैकग्राउंड में समझाऊं, 3 लोन दे चुका है कौन, सोनूमल दातूमल को। सोनूमल क्रेडिटर हो गया, दातूमल डेटर हो गया, ठीक है, सोनूमल के एंगल से अगर बात करें, ठीक है। सोनूमल लेंडर हो गया, उसने 80,000 एक दिया 26/2 को, 1 लाख दिया 28/2 को और 50,000 दिया 3/3 को। अब 10/3 को दातूमल ने वाइल पेइंग ऑफ द पार्ट 70,000 रुपीज वो वापस चुका रहा है सोनूमल को। ध्यान से सुनना, ये वाला केस आपको समझ में आ रहा है कहां पहुंच रहे हैं अपन। ये वाला केस वो वाला होगा, कौन सा, कि जब रीपेमेंट होता है डेटर द्वारा
किसी लोन का, और वो वाला लोन का पेमेंट जो है, जो लोन दे चुका है क्रेडिटर, उसका पूरा नहीं आ रहा है, अलग अलग अमाउंट आ रहे हैं, तो किस पे पहले लगाना है। और 3 प्रोविजन थे, 3 सेक्शंस पड़े थे, अगर स्पेसिफिकली बोला है डेटर द्वारा तो उसी पे लगाना है। या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे कहते हैं, परिस्थितियां ऐसी कहती है कि देखो उसने ये वाला अमाउंट दिया जो एग्जैक्ट ये मैच करा है, तो उस पर लगा देना। अगर उसने कुछ नहीं कहा है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। और दोनों ही क्रेडिटर डेटर कुछ नहीं कह रहे हैं, तो फिर जो पहले आया उस पर पहले लगेगा, या बराबर आए हैं सेम डेट पे आए तो प्रोपोर्शनेटली बटेगा। याद है, ये वो प्रोविजन है। अब क्वेश्चन देखो कितना ईजी है। 3 लोन दे चुका है कौन? सोनूमल दातूमल को, ठीक है। तो सोनूमल ने दातूमल को 3 लोन दे दिए, ठीक है। 80 दिया पहले 26 को, फिर 1 लाख दिया कब? 28 को, और 50,000 दिए कब? 3 को। अब दातूमल जो पेमेंट कर रहा है सोनूमल को 75,000 का कर रहा है, जो कि एग्जैक्ट अमाउंट तो कोई है ही नहीं इनमें से कोई, 75,000 का कर रहा है, और इंसिस्ट कर रहा है कि लेंडर शुड एडजस्ट 50,000 टुवर्ड्स द लोन गिवन ऑन 3/3 एंड द बैलेंस एज अगेंस्ट लोन ऑन 26/2। अब जब दातूमल ने रीपेमेंट किया ना, उसने साफ साफ बोल दिया कि ये 75 में से 50,000 तो आप कौन सा वाला यूज करना, जो मैंने 3 तारीख को लिया था उस पर यूज करना, और बाकी 25,000 मैंने जो 26/2 को लिया था पहला वाला, ठीक है, 80,000 वाला, ठीक है, उसमें आप यूज कर लेना इसको। तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब उसने स्पेसिफिकली बोल दिया तो हम अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। हमें 50,000 कौन से वाले के लिए यूज करना पड़ेगा? ये 3 वाले के लिए, और 25,000 हमें यूज करना पड़ेगा इस 80,000 वाले के लिए। सिंपल। आगे सोनूमल इस पे ऑब्जेक्शन उठाता है और बोलता है कि मैं तो उस ऑर्डर में क्या करूंगा रीपेमेंट जिस ऑर्डर में तूने मुझसे लोन लिया था। मतलब सोनूमल ऑब्जेक्शन उठा रहा है। अब आप बताओ इसका ऑब्जेक्शन सही है क्या? बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, क्योंकि जब डेटर ने बोल दिया है कि मैं इस अमाउंट के लिए चुका रहा हूं, तो आपको उसी पे लगाना। हाँ, डेटर नहीं बोलता, दातूमल नहीं बोलता कि 75,000 काय के लिए लगाना है, तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते थे कि 75,000 सबसे पहले 80,000 वाले लोन को चुकाने लगा सकते थे, क्योंकि वो पहले लिया गया था। बट अभी के लिए पॉसिबल नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या जो दातूमल का कहना है, कंटेंशन है, मतलब जो वो कह रहा है, ठीक है, वो सही है क्या? कि मेरा 75,000 में से 50 आप इस पे यूज करना और बाकी 25 पहले वाले में यूज करना, ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका जवाब वैसे अभी अपन दे दें कि ये दातूमल का कहना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब दूसरा सवाल, आपका आंसर क्या होता अगर बोरोवर ऐसा नहीं इंसिस्ट करता, बोरोवर नहीं कहता, दातूमल नहीं कहता कि कहां यूज करना है, तो फिर सोनूमल का कहना सही है कि पहले जो बोरो किया पहले मैं उस पर लगाऊंगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड बी द मोड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ सच पार्ट पेमेंट इन केस, ना तो सोनूमल कुछ कह रहा है ना दातूमल कुछ कह रहा है। पहले वाला केस में क्या था, दातूमल कह रहा है कि ये अमाउंट इस पे लगा दो, तो ठीक है, वहां उस पे लगा देंगे। फिर उसका जो दूसरा केस है कि सोनूमल जो ऑब्जेक्शन उठा रहा था कि इसने हम हमारे सीक्वेंस के हिसाब से लगाएंगे, तो अगर दातूमल कुछ नहीं कह रहा होता तो आप अपनी सीक्वेंस के हिसाब से लगा सकते हो, जो पहले लोन आया उसको पहले दे दो। और अगर दोनों ही केस नहीं होते हैं, ठीक है, ना सोनूमल कुछ कह रहा है ना दातूमल कुछ कह रहा है, तो उसमें आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, कि क्या कर सकते हो, जो पहले आया उस पर पहले चुका दो। अगर सब डेट कॉमन डेट पे है, यहाँ पे कॉमन डेट पे तो है नहीं तो दिक्कत नहीं है, कॉमन डेट पे होते कि सब 28 को ही दिए होते तो प्रोपोर्शनेटली चुका दो, ठीक है। तीनों आंसर है, तीनों आंसर मैं आपके सामने रख देता हूं, ठीक है। केस स्टडी का आंसर बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ये देखो ऐसे ही आंसर क्या हुआ है। पहले प्रोविजन समझा दिया कि 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 59 से 61, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट हेडिंग डाल दी, ठीक है। पहले 59 समझा दिया, ओके। 59 में क्या बोला, अगर कोई एक्सप्रेसली बोला गया है या सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से पेमेंट या है स्पेसिफिकली उस अमाउंट पे अप्लाई करना है, तो उसी अप्लाई अमाउंट पे जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस दातूमल ने पेमेंट किया होता 80,000 का, 80 का किया होता, ठीक है, और कुछ बोला नहीं होता, तो भी इंप्लाइड है कि वो 80 का कर रहा है, मतलब वो पहले लोन के लिए कर रहा है। अगर उसने 1 लाख का किया होता तो इंप्लाइड हो जाता, भले वो कुछ नहीं कर रहा पर इंप्लाइड हो जाता कि 1 लाख पे लगाना है। और अगर वो 50,000 दे रहा होता तो पर यहाँ 75 दिए, तो यहाँ इंप्लाइड नहीं है, यहाँ स्पेसिफिकली उसने बोला तो हमने माना, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है, सेम नोट्स के पॉइंट्स है सारे के सारे, ठीक है, कि या तो एक्सप्रेस हो या सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अगर लग रहा हो कि वैसा लगाना है तो वैसा लगाना है। अब यहाँ पर दातूमल का कंटेंशन आंसर भी दे दिया। पहला सवाल जो पूछा था ना हमसे कि क्या दातूमल जो कह रहा है वो सही है, बिल्कुल सही है। वो मैनर बता सकता है किस मैनर में इस डेट को रीपे करना है, उसका पैसा किस तरह से नियोजित करना है, वो बता सकता है। दूसरा सेक्शन 60, जहां पर डेटर ने नहीं बताया, ठीक है, वहां पर क्रेडिटर अपने हिसाब से उस डेट को अप्लाई कर सकता है जिसमें चाहे उसमें, ठीक है,
चाहे पहले वाले में करे, दूसरे वाले में करे, तीसरे वाले में करे, ठीक है। भली वो डेट बार्ड हो गया है लॉ द्वारा, याद है मैंने आपको समझाया था कि टाइम बार्ड भी हो गया अगर वो डेट, तो भी आप उस पर पैसा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड केस का आंसर बहुत सिंपल है। इन केस मिस्टर दातूमल फेल्स टू स्पेसिफाई, तो सोनूमल उस पेमेंट को जैसी मर्जी हो, जिस लोन में लगाना हो उस लोन में लगा सकता है, बाद वाले में लगाना हो, पहले वाले में लगाना हो, जैसे लगाना लगा सकता है। और तीसरा सेक्शन है कि अगर दोनों ही पार्टी कुछ नहीं कहती है तो फिर तो किस में जाता है, ऑर्डर ऑफ टाइम में, ठीक है, कि टाइम में जाएगा, पहले जो आया पहले वो जाएगा। और अगर दो डेट इक्वल हैं, बराबर डेट पे लिए हुए हैं, तो उनमें प्रोपोर्शनेटली जाएगा, ठीक है। तो तीसरे केस में अप्रोप्रिएशन जो होगा वो कैसे होगा, जो पहले आया वो उस पर पहले चला जाएगा, और अगर सेम डेट पे होगा तो प्रोपोर्शनेटली चला जाएगा। क्लियर, बातें समझ में आ रही है ना? दिस इज द लॉजिक, बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है। और ये पेपर आने वाला है और इतना इजी, लास्ट पेपर था आपका, आप सोचो आपने एग्जाम दिया होता इस पेपर में तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ चुके होते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पहला तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, राइट ऑफ अनपेड सेलर मालूम है ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में ले रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, राइट ऑफ अनपेड सेलर कौन सा वाला, याद है ना, राइट टू लियन है, समझ रहे हो ना, ठीक है, फाइन, ठीक है। सो वो वाला कौन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, वैसा वाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं अपन, तो 6 मार्क्स इसका होगा, 6 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, मास्टर एक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, मास्टर मतलब बच्चा है, was introduced to the benefits of partnership of Messrs ABC and Company with the consent of all partners। मतलब माइनर को आपने पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में इन्वॉल्व कर लिया है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनर को आप पार्टनर बना सकते हो सारे पार्टनर्स की सहमति से, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट्स में बना दिया। मेजॉरिटी पे आने के बाद, मतलब जब वो 18 का हो गया, 6 महीने से ज्यादा बीत गए हैं और उसने अभी तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया है कि वेदर ही इलेक्ट्स टू बिकम और नॉट टू बिकम अ पार्टनर। याद आया, 6 महीने के अंदर अंदर मेजर को बताना पड़ता है कि अब उसको रहना है कि नहीं रहना है, और अगर 6 महीने में उसने नहीं बताया होता है तो मान लेते हैं कि वो पार्टनरशिप में रहने वाला है, ठीक है। लेटर ऑन एक सप्लायर है मिस्टर एल करके, जो माल सप्लाई करता है इस फर्म को, उसने एक सूट फाइल किया, केस फाइल किया, किसके अगेंस्ट, एबीसीएन कंपनी के अगेंस्ट। कुछ उसका डेट ड्यू होगा, उस डेट के लिए उसने सूट फाइल किया। भाई सप्लायर है, सप्लायर ने क्रेडिट पे सामान दिया होगा, बाद में मेसर्स एबीसीएन कंपनी जो है, फर्म जो है वो नहीं चुका रही है, तो उसने सूट फाइल किया। अब आपको पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये बताना है कि क्या एक्स भी लायबल होगा, टू व्हाट एक्सटेंट एक्स विल बी लायबल इफ वी फेल टू गिव पब्लिक नोटिस आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। एक तो प्राइमरीली उस माइनर का क्वेश्चन है कि माइनर जब मेजर हो गया और उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो क्या लायबिलिटी उसकी हो सकती है। और दूसरा केस, क्या एल रिकवर कर सकता है डेट एक्स से, क्या एल एक्स से भी रिकवर कर सकता है क्या अमाउंट। तो 2 क्वेश्चन है, पहले अपन जनरल अपने दिमाग में आंसर सेट कर लेते हैं। पहला सवाल का जवाब तो ये होगा कि सर अगर माइनर ने मेजर बनने के बाद 6 महीने में कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि वो नहीं बनना चाहता है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर बन रहा है, और वो लायबल होगा किस तारीख से, जब से वो माइनर के रूप में पार्टनरशिप में आया था तब से लेकर आज तक के ट्रांजैक्शन के लिए वो लायबल हो जाएगा। और जब वो लायबल हो रहा है तो उस केस में एल जो है वो किसी भी पार्टनर से रिकवर कर सकता है। भाई पार्टनरशिप के अंदर तो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, तो एल अपना डेट एक्स से भी रिकवर कर सकता है उस केस में, ठीक है। ये नहीं होता कब, जब एक्स ने अगर नोटिस दे दिया तब नहीं दिया तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो सेकंड आंसर देख लो आप लोग, कैसे आंसर एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले तो प्रोविजन लिख दिया कि सेक्शन 30 सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंगली, पहले वो पूरी रामायण गा दी कि अगर 6 महीने के बाद, या 6 महीने कब से, जब से मेजर बना है या जब से उसको नॉलेज हुई है, ठीक है, विच एवर इज लेटर, उस पर्सन को पब्लिक नोटिस देना होता है कि उसको रहना है कि नहीं रहना है, ठीक है। और उसी नोटिस से उसकी पोजीशन डिसाइड होती है। अगर वो नोटिस नहीं देता है, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, अगर उसको नोटिस नहीं देता है तो वो पार्टनर मान लिया जाएगा उस फर्म में 6 महीने के बाद, ठीक है। और अगर फाइनल पार्टनर बन गया तो वो पर्सनली लायबल हो जाता है सारी पार्टीज को, थर्ड पार्टीज को, उन सारे कामों के लिए, कब से, जब से उसने पार्टनरशिप ज्वाइन करी थी, और उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो प्रॉफिट्स है फर्म के, वो भी लायबल हो जाएंगे, ठीक है। और वो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग, और वो क्या रहती है, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, वो वही रहेगी जो माइनर के दौरान चली आ रही थी, वही आने वाले समय में कंटिन्यू रहेगी। सेकंड, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए। इंस्टेंट केस में एक्स ने चूंकि नोटिस नहीं दिया वो लायबल होगा, ठीक है, एज अ पार्टनर, और पर्सनली लायबल बन जाएगा, ठीक है। और सेकंड में, सिंस एक्स हैज फेल्ड टू गिव नोटिस, ही विल बी डीम्ड टू बी पार्टनर एंड एल कैन रिकवर द डेट फ्रॉम हिम इन द सेम वे एज ही कैन रिकवर फ्रॉम एनी अदर पार्टनर। तो जैसे किसी दूसरे पार्टनर से आप रिकवर कर सकते हो, वैसे ही आप किससे रिकवर कर सकते हो, यहां पर इस पर्सन से भी रिकवर कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रही बात मेरी। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5।
5 के अंदर 2 क्वेश्चन है 6 मार्क्स के। दूसरा अगर 6 मार्क का देखोगे पहले तो एमओए एक चार्टर होता है। चार्टर मतलब एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, मुख्य डॉक्यूमेंट है। आपको एमओए के कंटेंट बताने, तो सारे के सारे क्लॉजेज आपको बताने, ठीक है, कि एमओए के अंदर क्या क्या होता है, नेम क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। याद आया? अब पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, ये है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन देखो, मिसेस गीता, ये जो है मिसेस गीता, ये एक लोकल राइस शॉप पे गई। ही वेंट टू अ लोकल राइस शॉप एंड व्हीट होलसेल शॉप, और वहां पर जाके उसने मांगा 100 किलो बासमती के चावल, कि मुझे 100 किलो बासमती के चावल चाहिए। तो चावल और गेहूं की दुकान पे गई है, 100 किलो मांगे। शॉपकीपर ने प्राइस बताई, मैम 125 रुपये पर केजी है, ठीक है, और उसने अग्री कर लिया कि हाँ ये प्राइस मैं अग्री करती हूँ। फिर मिसेस गीता ने इंसिस्ट किया कि शी वुड लाइक टू सी द सैंपल, एक बार मेरे को सैंपल दिखा दो ऑफ व्हाट विल बी प्रोवाइडेड टू हर बाय द शॉपकीपर बिफोर शी अग्रीड अपॉन सच परचेज। भाई मैं अग्री करने से पहले आप एक बार सैंपल देखना चाहती हूँ, तो सेल बाय सैंपल वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। शॉपकीपर ने उसको एक बाउल में सैंपल दिखाया। सैंपल बिल्कुल वैसा ही था जो पूरे लॉट का है, ठीक है, बिल्कुल वही सैंपल दिखाया। बायर ने मतलब मिसेस गीता ने एक बार उस सैंपल को कैजुअली एग्जामिन किया without noticing the fact that even though the sample was of बासमती राइस, लेकिन उसके अंदर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों चावल मिले हुए थे। बाकी बासमती में हमेशा बड़े चावल ही आते हैं, लेकिन सैंपल दिखाया, सैंपल बासमती का ही था, लेकिन उस बासमती के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स भी इंक्लूडेड थे, ठीक है। बायर ने मतलब गीता ने कैजुअली एक बार देख लिया, ठीक है, उसने इतना ध्यान नहीं दिया उसको। आगे फिर जब वो लेके गई, अब कुक ने, जब गीता के घर पे जो कुक था उसने ओपन किया वो बैग, उसने कंप्लेन किया कि ये जो डिश बनी है, ठीक है, ये वैसी टेस्ट में नहीं आएगी कैसी जैसी हमें चाहिए। तो द कुक ऑन ओपनिंग द बैग्स कंप्लेन दैट द डिश इफ प्रिपेयर्ड विद द राइस वुड नॉट टेस्ट द सेम एज द क्वालिटी ऑफ राइस वाज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिश, की डिश के हिसाब से क्वालिटी सही नहीं है चावल की। नाउ मिसेस गीता ने अब सूट फाइल कर दिया किसके खिलाफ? उस सेलर के खिलाफ, ठीक है, कि इसने मुझे मिक्स करके दिया गुड और चीप क्वालिटी के राइस। क्या मिसेस एक्स सक्सेसफुल, सॉरी ये जो मिसेस गीता है वो सक्सेसफुल होगी? आपका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, लॉ बताओ, बेसिक लॉ सेल ऑन सैंपल का। ये नहीं भी बोलता तो अपन बताते ही वैसे भी, क्योंकि प्रोविजन बताएंगे तो ही तो आंसर करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, डिसाइड द फेट ऑफ द केस, कि केस का क्या होता। एंड ऑप्शंस ओपन टू बायर फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल, कि क्या मिसेस गीता के पास कोई अधिकार है कि वो रिड्रेसल का मतलब कि अपनी दुविधा का कोई समाधान वो पा सकती है। और चौथा केस, आपका आंसर क्या होगा अगर मिसेस गीता ने स्पेसिफाई किया होता कि उसको कितनी लंबाई वाले चावल और किस उद्देश्य के लिए चावल चाहिए। चौथा केस ये। अब सवाल सेल बाय सैंपल का है, और सेल बाय सैंपल का प्रोविजन जब पढ़ते हो तब आपको ये देखना होता है, या साफ साफ लिखा होता है उसमें कि सैंपल जो है वो किससे मैच करना चाहिए। बल्क से मैच कर रहा था, ठीक है, ऊपर लिखा भी था कि सैंपल जो बताया था इट एग्जैक्टली करस्पॉन्ड्स टू द एंटायर लॉट, और उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें एक एग्जेम्पशन भी है कि अगर बायर को आपने अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है, और उसने देखा सैंपल फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया, वो लापरवाह रहा, तो फिर बायर लायबल होगा, सेलर लायबल नहीं होगा। हाँ, बायर ने आपको स्पेसिफिकली बताया होता और बायर के पास नॉलेज नहीं होती थी कि मुझे यही चावल चाहिए इस पर्पस के लिए, ऐसा बनाने के लिए, तो सेलर लायबल होगा अगर उसने गलत दे दी है। बाकी तो बायर की जिम्मेदारी है, लेट द बायर बिहेवियर, ठीक है। तो आंसर चारों के अगर मैं बताऊं आप लोग को, पहले का सक्सेसफुल मिसेस गीता नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने सैंपल को ध्यान से नहीं देखा, उनको देखना चाहिए था, ठीक है। बेसिक लॉ बता देंगे अपन, प्रोविजन लिख देंगे, बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उसको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर हाँ गीता ने स्पेसिफाइड किया होता रिक्वायरमेंट और फिर भी उसको गलत चावल दे दिया तो वो सेलर लायबल है। तो आंसर देखो क्या लिखा है। पहले तो आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 जो हमारा सेल बाय सैंपल का प्रोविजन है वो बता दिया कि बायर क्या क्या कंडीशन होती है, इंप्लाइड कंडीशन सेल बाय सैंपल के अंदर, ठीक है, ये सारी इंप्लाइड कंडीशंस ही है ना। सेल बाय सैंपल पढ़ा था अपन ने, याद आया, ठीक है। सेल बाय फिटनेस, सेल ऑन फिटनेस, क्वालिटी कंडीशन एज टू फिटनेस, ये सारी कंडीशंस है। पहला बल्क कंडीशन क्या होती है, इंप्लाइड कंडीशन, बल्क सैंपल से मैच करना चाहिए, कर रहा है। दूसरा, बायर को आपने अपॉर्चुनिटी दी होनी चाहिए चेक करने की, आपने अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है। अब इस केस में पहला आंसर, गीता सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि उसने कैजुअली एग्जामिन किए, उसने ये नहीं देखा कि बासमती के अंदर ये दोनों मिक्स कर रखे।
दूसरा, सेल बाय सैंपल का प्रोविजन तीनों बता दिए, वापस बता रहा है कि एक तो बल्क करस्पॉन्ड करना चाहिए क्वालिटी से, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और गुड्स में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल खाने लायक ही ना हो, ठीक है। और वो भी डिफेक्ट भी कैसा, जो कि एग्जामिनेशन पे जब मिसेस गीता एग्जामिन करेगी तो उनको नजर नहीं आ रहा है, ऐसा कोई छुपा हुआ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा केस पूछा था, बायर को कोई ऑप्शन मिलेगा क्या, उसको कोई रिड्रेसल मिलेगी, उसकी दुविधा का कोई समाधान होगा, नहीं कोई समाधान नहीं होगा। और चौथा, अगर मिसेस गीता ने रिक्वायरमेंट बताई होती तो ये इंप्लाइड कंडीशन हो जाती थी, गुड्स उसी डिस्क्रिप्शन के भी होने चाहिए और उस केस में फिर सेलर लायबल हो जाता। क्लियर? मेरे हिसाब से ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरा वही पॉइंट आ गया, ऑब्जेक्ट क्लॉज और ये सारे कंटेंट पूछ रहा है, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है। छठा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, अगर आपने 2, 3, 4, 5 कर लिया तो छठा देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपने कोई स्किप किया था क्वेश्चन तो छठा एक और है। इसमें एक तो पूछा है कोवर्जन और उसका इफेक्ट, दूसरा पूछा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग है क्या, तो डिफरेंस बिटवीन वाला बॉक्स आपको लिखना है, ठीक है। तीसरा बहुत सिंपल केस है, आप नाम सुनते ही आपको एकदम से क्लिक कर जाएगा कौन सा केस है। एक असेसी है ए, उसको इनकम आ रही है डिविडेंड और इंटरेस्ट के रूप में, उसने अपनी, अच्छा डिविडेंड इंटरेस्ट आ रहा है तो उस पर टैक्स देना पड़ रहा है, उसने अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए 4 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खोल ली और ये पैसा जो है, ठीक है, जो उसको मिल रहा था उसने वहां ट्रांसफर कर दिया और फिर जो इनकम अर्न करी थी वापस उसने लोन के रूप में ले ली, ठीक है। तो क्या ए को सेपरेट माना जाएगा उस कंपनी से? कौन सा कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, कॉन्सेप्ट है कौन सा बताओ? कॉन्सेप्ट है, केस लॉ का तो नाम मैं बता देता हूं आपको, डिंशो मैकेंजी बेटेड का केस है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट कौन सा है? सैलमन वर्सेस सैलमन वाला ही कॉन्सेप्ट है और उसी के अंदर उसका एक्सेप्शन है कि इन केसेस में हम लिफ्ट करेंगे क्या, कॉर्पोरेट वेल। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का केस है। मैं इसको आपको आंसर दिखा दूं, पहले तो देखो उन्होंने वही बता रखा है कि सैलमन वर्सेस सैलमन के अंदर ये कहा गया था कि कंपनी बिल्कुल अलग है मेंबर्स से और इसीलिए कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग है और मेंबर्स की एग्जिस्टेंस अलग है। फिर उसी को आगे एक्सप्लेन करो कि कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि कोर्ट इस चीज को नहीं मानता है और वहां पर वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करता है। आंसर थोड़ा लंबा दे रखा है, वहां वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करता है, ठीक है। कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने में फिर आपको ये डिंचो मैकेंजी बेटेड का केस है, सेम केस आपको नीचे समझाना है, फिर आपको लिखना है इस केस में 4 कंपनियां बनाई गई थी, ठीक है। ये पूरा आइडिया जो मिस्टर ए का था वो खाली क्या था, इनकम को 4 टुकड़ों में बांट के और टैक्स को क्या करना है, आपको चोरी करनी है। कोई और बिजनेस उस कंपनी द्वारा नहीं किया गया था, खाली बस ये टैक्स चोरी के लिए बनाया गया था। हेंस कंक्लूजन में ए को आप अलग नहीं मान सकते उन कंपनियों से। वही केस वापस समझा रखा है, मतलब मेन तो अपने को कुछ भी नहीं करना था इसमें, खाली एक तो ये बताना था कि सैलमन पे क्या डिसाइड हुआ था, ठीक है। फिर बताना था कि कुछ परिस्थितियों में ये जो सेपरेट एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है कोर्ट इग्नोर कर देता है, ठीक है। वहां पर वो लुक करता है बिहाइंड द कॉर्पोरेट वेल, उस पर्दे के पीछे देखता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। और जो पर्सन कंट्रोल कर रहा है उस कंपनी को उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करना। तो समझ रहे हो ना किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से आपको आंसर करना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर। मेरे हिसाब से अब आपको केस स्टडी का क्वेश्चन या केस स्टडी पैटर्न को किस तरह से सॉल्व करना है वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस पर्टिकुलर सजेस्टेड की इस नवंबर 19 की, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या मेरे मेल आईडी जो ऊपर चल रहा है आप उस पर मेल कर सकते हो, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। बहुत सिंपल है, आप खुद भी देख सकते हो, डाउनलोड्स में अवेलेबल होगी कहीं ना कहीं, आप गूगल पे टाइप करोगे तो, ठीक है। सो इस तरीके से आपको आंसर्स करने, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम बेस्ड, क्वेश्चन बेस्ड सॉल्यूशंस लेकर आता रहूंगा केस स्टडी बेस्ड, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।